हाय हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्टार में नहीं चल रही, अभी भी नहीं चल रही स्टार में क्या? पहले ये बता दो अब सही है क्या? सब सही है, बस स्टार बैच में चालू कर दो। ठीक है, मैं बोलता हूँ। अभी देखो भाई, सही है क्या? स्टार में चल रही है तो बस बोल दो, फिर फटाफट चालू करेंगे यार। सफलता से क्या फर्क पड़ेगा? अरे नहीं, जो जिस बैच में करता है वो कंफ्यूज नहीं हो ना। स्टार में भी चल रही है। ओ माय गॉड, सब ठीक है अब? स्टार्ट करें? एकदम चकाचक। अरे वाह ध्रुव, ये मस्त बाबू रे बाबा, लल्ला एकदम मचा दिया तूने तो हल्ला यार, गजब कर दिया छल्ला। चलो, दोनों में चल रही है, अब सब सही है, एवरीथिंग इज ओके। बंद करो। चक दे फट नब्बे गिल्ली, सवेरे जलंधर सावन दिल्ली, बस। अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब पढ़ाई होगी। आज हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण चैप्टर का जो नाम है वो सबको पता है। केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? अब चुपचाप सुनते रहना, ठीक है? सब कुछ छोड़ दो, दिमाग आ जाओ। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो आंसर देंगे, केमिकल बॉन्ड सिंपल होता है, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। क्या होता है जल्दी बताओ? अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। दोबारा से बोलो। अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अट्रैक्शन बिटवीन टू और more than two atoms the molecule is called chemical bonding। केमिक पीरियडिक खत्म हो गया अभिषेक। ठीक है, अब इधर देखो। पहला सवाल है कि अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। दूसरा सवाल ये आता है कि बॉन्ड क्यों बनता है? बॉन्ड क्यों बनता है? जल्दी बोलो, बॉन्ड क्यों बनता है? बताओ आंसर तो फटाफट से। तो आंसर आएगा टू गेन स्टेबिलिटी। आंसर क्या आएगा? टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, हाउ टू गेन स्टेबिलिटी अगला सवाल आएगा कि आखिर स्टेबिलिटी आती कैसे? हाउ टू गेन स्टेबिलिटी, बताओ। हाउ टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे आती है?
कुछ बच्चे लिख रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट करके। तो आंसर आता है बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। हाउ टू गेन स्टेबिलिटी बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है अगर आपको पता हो तो आपको बता दूं। ऑक्टेट होता है कि जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ नोबल गैसेस होती थी, वो जो नोबल गैस होती थी उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। वो जो नोबल गैस होती थी उसके आउटर शेल में जो होता था वो कितने होते थे? 8 इलेक्ट्रॉन। सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे नोबल गैसों में, और इस वजह से नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं कर रही थी। अब किसी से अगर रिएक्ट नहीं कर रही थी तो स्टेबल होती, जो रिएक्ट नहीं करता वो स्टेबल होता है। ये समझ में आ रहा है? जो रिएक्ट नहीं कर रहा वो स्टेबल होता है। तो ये स्टेबल थी, तो सारे एटम ने सोचा भैया इनके पास तो जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो अपने क्या सोचा, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए रिएक्ट नहीं कर रही, तो हम भी क्या करें, अगर अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर लें तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। क्या सोचा सबने कि अगर हमारे पास भी 8 हो गए तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। हमारे पास भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। हमारे पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। ये सोच के सबने एक मीटिंग करी। ठीक है, मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद क्या हुआ कि जैसे सोडियम खड़ा हुआ, उसने कहा कि मेरे पास इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मेरे पास 8 हो जाएंगे आउटर शेल में। फ्यूल ने कहा भैया हमारे पास 7 है, अगर हम एक ले लेंगे तो हमारे पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक दे देता है इसको, ये ले लेता है। तो यहां पर आप देखो इनके पास लेने और देने से क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। ये बॉन्ड बन गया, इसलिए बॉन्ड बना, अट्रैक्शन हुआ, केमिकल बॉन्ड बना। ठीक है, फिर आया एफ। फ्लोरीन ने कहा कि सर हम तो इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता, अब क्या करें? ठीक है, तो हमने कहा रुको, आप एक काम करो, आप शेयर कर लो। ये शेयरिंग हो गई। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में ये इसके पास भी काउंट होगा, ये इसके पास भी काउंट होगा। इस तरह से सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 8 होते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आते ही वो स्टेबल हो जाता है। क्या बोले जल्दी बताओ? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आते ही वो स्टेबल हो जाता है। क्या बोले जल्दी बताओ? नोबल गैस आते ही वो स्टेबल हो जाता है। तो सब स्टेबल हो गए। तो सबको समझ में आया कि भैया बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि स्टेबिलिटी गेन हो। और स्टेबिलिटी कैसे आती है? उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट करके। स्टेबिलिटी कैसे आती है? उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट करके। अब सवाल ये आता है कि स्टेबिलिटी आ रही है ऑक्टेट कंप्लीट करके। ठीक है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने से स्टेबिलिटी आती है तो फिर ये तो पागल है, ये महापागल है, ये सबसे बड़ा पागल है, और ये पागलों का पागल है। आया ना? ये पागल है, बड़ा पागल है, महापागल, पागलों का पागल है, क्योंकि इसके पास तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट था। क्योंकि इन्हीं का तो होता है नोबल गैसों का ऑक्टेट। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इन्हीं के बाद ऑक्टेट होता है। दीज आर द नोबल गैसेस। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने से स्टेबिलिटी आती तो ये क्यों बॉन्ड बना रहे हैं? ये तो पहले से ऑक्टेट था। इनका बॉन्ड बनाना इस बात को साबित करता है कि ऑक्टेट से स्टेबिलिटी आती है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं, किसी और रीजन से स्टेबिलिटी आ रही है जिसकी वजह से ये भी बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। समझ रहे बात को आप? अरे फील आ रही नहीं आ रही? आया ना? बोलो। एक बच्चा कह रहा है कि फ्लोरीन क्यों ले नहीं सकता और दे नहीं सकता। अब रे फ्लोरीन एटम अकेला है, तो यहां इस एटम से थोड़ी ले सकता है वो। नहीं समझे बात? इस एटम से, इससे ले भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। अगर कोई ये आएगा तो ले सकता है, ये आएगा तो ले सकता है, ये आएगा, इससे थोड़ी लेगा। अब सवाल के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझते, नेतागिरी में उलझ जाते हैं जबरदस्ती का। क्वेश्चन की फील आ रही है? हमने जो कहा कि इससे ले भी नहीं सकता, इसको दे भी नहीं सकता, तो इस तरह के केस में क्या ये स्टेबल होने का हक नहीं है इनको? तो हमने कहा शेयरिंग कर लो। इस तरह के बॉन्ड को कोवेलेंट कहा जाता है, उस तरह के बॉन्ड को आयनिक कहा जाता है। ये फील आई कि ये, बोलो, बॉन्ड क्यों बना रहे हैं फिर? क्योंकि अगर ये स्टेबल है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हैं, तो फिर इनको बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत हुई? इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई और रीजन है। अच्छा, नोबल गैस बॉन्ड बनाती है, इसका पता किसने लगा? एक साइंटिस्ट थे,
क्या नाम था उनका? बार्टलेट। बार्टलेट 1962 के अंदर खेल रहे थे। अब खेल रहे थे इसका मतलब क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे तुम्हारी तरह, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेल रहे थे। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेलते समय उन्होंने एक रिएक्शन कराई O2PTF6 की, और O2PTF6 की रिएक्शन कराने पर उन्हें यह कंपाउंड प्राप्त हुआ। ठीक है, ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ ये रेड कलर आयनिक कंपाउंड था। क्या बोला? ये रेड कलर आयनिक कंपाउंड था। ये क्या था? रेड कलर आयनिक कंपाउंड था। ये कंपाउंड बना, ठीक है, इसको देखते ही दिमाग खराब हो गया। ठीक है दर्शिल, ठीक है बेटा, ये देखते ही उनका दिमाग खराब हो गया। और ये देखते ही दिमाग जब खराब हुआ, क्यों? क्योंकि उनके पास एक और डेटा पड़ा था, और वो डेटा था आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा। किसकी? O2 और जीनोन की अप्रोक्सीमेट सेम होती है। इसकी लगभग 1175 किलो जूल पर मोल थी, और इसकी लगभग 1170 किलो जूल पर मोल थी। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखो तो ये 1175 है, 1170 है। जल्दी बोलो, ये 1175 है, ये 1170 है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि अगर यहां से ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो आपके मन में ख्याल आ रहा नहीं आ रहा कि इसमें से भी निकाल सकता है? बोलो। हाँ अर्पित, पीरियोडिक टेबल खत्म हो चुका है। हम पिछली क्लास में बोलकर गए थे कि हम अगली क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चालू करेंगे। प्लीज डोंट स्पैम, सीखो ना जो नया चैप्टर चल रहा है उसको तो। ठीक है, सिंपल है बेटा। अब अर्पित प्लीज डोंट राइट। क्लियर? तो आप मैथ्स लगाओ कि 75 में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ये, तो 70 में से भी निकाल सकता है ये। तो ये सोचते हुए उसने स्टार्ट किया और उन्होंने एक रिएक्शन कराई। रिएक्शन थी जीनोन PTF6 की रिएक्शन। जीनोन PTF6 की जब रिएक्शन कराई तो जीनोन PTF6 की रिएक्शन करने पर ये जीनोन PTF6 बन गया। ये भी रेड कलर का आयनिक कंपाउंड था। ठीक है, ये भी क्या था? रेड कलर का आयनिक कंपाउंड। बच्चे इसलिए पूछ रहे हैं कि लेक्चर का नाम के पीरियोडिक टेबल आ रहा है। ओके सॉरी बेटा, सही है। देखो दोबारा चेक करो, मैंने अभी टीम से पूछा, केमिकल बॉन्डिंग ही लिखा रहा है। देखो केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 6 मत करो, लेक्चर 1 करो। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 1। अभी स्टार्ट ही किया है, क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप रिफ्रेश कर लो। हो गया सब कंप्लीट? सही तो है, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 1 लिखा है, सही तो है। ठीक है, अब मत करो डिस्टर्ब, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। रिफ्रेश करो अपनी ऐप को, दोबारा से चालू करो। अब यहां पर क्या हुआ था डाउट कि भाई इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो क्या बनेगा ये बनेगा XgPTF6। ये रेड कलर का आयनिक कंपाउंड था, ये भी रेड कलर का आयनिक कंपाउंड था। आया ना? अब पता है आपको ये 1962 में ये पता चला कि ये कंपाउंड बना रही है अपना, यानी बॉन्ड बना रही है। तो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस था। पहला सवाल तो यही बन जाता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन है? फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस कौन है वो बताओ। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस ये था। अब ये साबित हो गया कि ये भी बॉन्ड बना रही हैं, ये साबित हो गया कि ये भी बॉन्ड बना रही हैं। इसका मतलब ये इनर्ट नहीं है। पहले क्या हुआ था? इनको बोला जाता था इनर्ट गैसेस। पहले क्या बोला जाता था इनको? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता था कि ये बॉन्ड नहीं बनाएगी, लेकिन बाद में फिर ये पता लगा कि बॉन्ड बनाती है, इसलिए इनका नाम बदल के नोबल गैस कर दिया। नोबल गैस का मतलब होता है लो रिएक्टिव गैस।
नो रिएक्टिव मतलब कम बॉन्ड बनाने की इच्छा वाली, ठीक है, आया ना, समझ रहे बात को। तो ये आपकी बॉन्ड बनाती हैं, इसलिए इनका नाम इनर्ट गैस से हटा के क्या नाम रख दिया गया फिर, नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब कम रिएक्टिव, इनकी इच्छा कम है रिएक्ट करने की। तो ये आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस आने के बाद थ्योरी चेंज हुई। वो थ्योरी क्या चेंज हुई कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, आंसर था स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी गेन करने कैसे होती है, क्या बोला उन्होंने, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है ना, तो स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है फिर, तो इसका आंसर हमने पूछा तो थर्मोडायनेमिक्स आया। थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है, तो थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है, एनर्जी रिलीज करके। अब आपको दो कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखने हैं, जल्दी बोलो क्या बोला, दो कॉन्सेप्ट। पहला वो ये कि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर कोई एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो वो कम स्टेबल होगा। अब इसको एक देसी एग्जांपल से समझते, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लीजिए आप जो है एक जगह बैठे थे और मैंने कहा भाई देख आधे घंटे तक यहीं रहना, हिलना मत, कहीं भी जाना नहीं है तेरे को, यहीं बैठा रहना, अगर तू हिला तो टिका देंगे हम तुमको। हम चले गए और हमने जाते समय आपको वहां पर खाना रख दिया, काजू बादाम का हलवा, काजू कतली, मिठाई, रोटी, सब्जी, सब कुछ क्लियर। ये सारी की सारी चीजें रख दी, रखने के बाद आपको मैं चला गया, आपने वो खाई। अब जब हम खाना खाते हैं तो आपको पता है खाना खाने से अंदर जब फूड जाएगा तो फूड जाते तो एनर्जी बनेगी। अब आप जब खाना खाओगे तो आपके अंदर एनर्जी बनेगी। मैं चला गया, आपने सोचा कि यार सर तो भी आधे घंटे बाद आएंगे, तब तक चलते हैं अपन जो है वो थोड़ा सा ले चल के, हाँ ठीक है, सर तो बहुत देर बाद आएंगे, तो आप निकल लिए, हम आपको ढूंढने आए। आपको जब ढूंढने आया तो पता चला जो आप उधर से जो है वो ये करके फिनिश कर लिया, और सर तो बहुत देर बाद आएंगे, समझे। हम आपको ढूंढने गए वहां थोड़ी पे, बोला हाँ वो अभी उधर गया है साइड में। अब उधर पहुंचे, पता लगा तुम जो है वो फिर से निकल लिए, बोला चाय कट मार लेते हैं ठो। तो हम आपको ढूंढ रहे हैं और आप इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हो क्योंकि एनर्जी है आपके अंदर, तो इसका मतलब आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आप एक जगह नहीं दिख रहे हो मुझे, पॉइंट को समझे। तो जब आपके अंदर एनर्जी गई तो आप स्टेबल नहीं हो, आप मूवमेंट आपके आ सकती है, आप कहीं भी जा सकते हो, आप आ सकते हो, तो आप स्टेबल नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, आप एक जगह बैठे थे, 15 दिन से मैंने आपको एक खाना नहीं दिया, बिल्कुल कोई पानी खाना कुछ नहीं। अब फिर मैं आया, मैंने बोला हिलना मत, मैं वापस आधे घंटे बाद आता हूं, तो अब मुझे बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, आप जहां बैठे वहीं बैठे रहोगे या कहीं घूमते फिरते रहोगे, बोलो जल्दी बोलो, हाँ या ना। तो आप वहीं पर बैठे रहोगे जहां थे, क्योंकि आपके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब जहां थे वहीं हो, तो जब मैं आया तो आप स्टेबल थे, आया ना, स्टेबल थे। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो कम स्टेबल है, और एनर्जी रिलीज कर देते हैं तो स्टेबल है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रख लेना, एनर्जी अगर रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। दोबारा से बोलो, एनर्जी अगर रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, एनर्जी अगर अब्जॉर्ब्ड होगी तो स्टेबिलिटी, सॉरी, एनर्जी अगर रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ। ये क्लियर कट दिमाग में बिठा लेना, अगर एब्जॉर्ब करूंगा एनर्जी तो स्टेबिलिटी घटेगी, रिलीज करूंगा तो बढ़ेगी। अब इस चीज को थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ से बताना शुरू किया। उन्होंने क्या समझाना शुरू किया कि यार जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने पर वहां पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। देखो ये एटम है, उस एटम में ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में दो फोर्स लगेंगे, एक इसको ये धक्का देगा, एक इसको ये धक्का देगा, दोनों सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। यानी कि दो फोर्स लग रहे हैं यहां पर, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। दोबारा बोलो, आया ना। ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इन दोनों में क्या हो रहा है अट्रैक्शन, इन दोनों में क्या हो रहा है,
अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये निकला कि दो तरह का फोर्स लगता है जब एटम पास आते हैं, लेकिन अगर वो दोनों फिर भी पास आ रहे हैं तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से। अगर हम फिर भी पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से। इसको एक ग्राफ से उन्होंने समझाना शुरू किया। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पर उन्होंने एनर्जी जो है वो जीरो ली। यहां पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ही है, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। और एक ग्राफ उन्होंने बताया ऐसे कि R इज इक्वल टू इनफाइनेट, यानी कि अभी दोनों एटम और मॉलिक्यूल जो भी हैं वो बहुत दूर दूर है, इनफाइनेट पर है। लेकिन अगर वो इनफाइनेट से पास आएंगे तो पास आ रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा है या नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए क्या, जो रिलीज एनर्जी होती है उसका साइन नेगेटिव होता है, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है उसका साइन पॉजिटिव होता है, रिलीज एनर्जी जो इसका साइन नेगेटिव होता है। क्या बोला जल्दी बताओ। रिलीज एनर्जी का जो साइन है वो नेगेटिव होता है, और रिलीज एनर्जी अगर होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये बढ़ेगी तो रिलीज एनर्जी का साइन नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं तो देखो ये इस पॉइंट पर आए सपोज, तो यहां इस पॉइंट पर अगर मैं एनर्जी देखूं तो नेगेटिव है, और पास आए इस पॉइंट पर तो भी देखोगे तो एनर्जी नेगेटिव है, इस पॉइंट पर आए तो भी देखोगे तो एनर्जी नेगेटिव है। आपको बस ये समझना है कि दोनों एटम पास क्यों आ रहे हैं। बोलो। ये पास इसलिए आ रहे हैं क्या कि ये बॉन्ड बना सके, ये पास इसलिए आ रहे हैं कि बॉन्ड बना सके, तो बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है। बॉन्ड कब बनता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है, एनर्जी रिलीज करके। अब देखो 3 पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां भी एनर्जी रिलीज होगी इतनी, यहां भी इतनी, यहां भी इतनी। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना है और एनर्जी रिलीज हो रही है तो दिमाग की बत्ती जली। एनर्जी सबसे ज्यादा जहां रिलीज हो रही होगी बॉन्ड वहीं बनना पसंद करेगा, हाँ या ना। एनर्जी जहां रिलीज होगी बॉन्ड वहीं पर बनना पसंद करेगा। तो जल्दी से बताओ मुझे, कहां बनना पसंद करेगा बॉन्ड इन तीनों पॉइंट्स में से, सवाल पूछेगा वो एग्जामिनर। कहां बनना पसंद करेगा, जल्दी बताओ। कहां बनना पसंद करेगा, जल्दी बताओ। अरे फटाफट बोलो। थर्ड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बॉन्ड बनना पसंद कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट को जो है वो क्या कहा जाएगा, देखो ये डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ग्राफ है। तो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये बॉन्ड लेंथ। ये जो एनर्जी निकलेगी वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी। यहां से यहां तक क्या कहलाएगी, ये बॉन्ड एनर्जी। यहां से यहां तक ये कहलाएगी बॉन्ड लेंथ, आया ना। दोबारा बोलो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी। यहां से यहां तक की क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। जिस पॉइंट पर बॉन्ड बन रहा है उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। यहां से यहां तक की बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, यहां से यहां तक की बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, और जिस पॉइंट पर आपका बॉन्ड बनता है उसे बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। ठीक है। डाउट, ये एक बच्चा लिख रहा है डाउट, तनिष्क जो है वो, कि सर अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे हुआ, ज्यादा ये समझ नहीं आया। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर दो एटम इनफाइनाइट पर है और वो बॉन्ड बनाना चाह रहे तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा या अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पास आएंगे तो तुम खुद बताओ तनिष्क। अगर दो एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो यहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों फोर्स लग रहे थे, फिर भी वो पास आ रहे हैं, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बताओ। बिल्कुल, यही एनर्जी अगर देंगे तो वापस टूट जाएगा, है ना। जल्दी सोचो। तो इसका मतलब जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, क्लियर। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब नोट करके हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, कि बॉन्ड फॉर्मेशन
कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक। ये बॉन्ड लेंथ क्या हुआ? डिस्टेंस है इस ग्राफ पर, तो यानी कि जितना दूर होगा ये इसकी लेंथ कहलाएगी। यहां तक क्लियर? बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी निकल रही है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। अब सपोज ये बॉन्ड बना, एक एनर्जी बाहर निकली, ये जो एनर्जी बाहर निकली अगर यही वापस दे देंगे तो ये फिर टूट जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ये जो आपके आपस में पास आया, पास आके जो बॉन्ड बना, अगर ये एनर्जी रिलीज हुई, अगर ये वापस दे देंगे तो फिर बॉन्ड टूट जाएगा। यानी कि हम क्या बोले? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक। तो ये आपकी दो चीजें समझ में आ गई कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? हमेशा एक्सोथर्मिक, और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगी हमेशा क्या होगी? एंडोथर्मिक। क्लियर? अब इसके ऊपर हर्षित आप थोड़े खड़े हो जाओ बेटा, ऐसे खड़े हो जाओ ऐसे, ताकि यहां चला जाए। ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज स्टेबल? ये आपका जेई का सवाल है, जल्दी बताओ। आपसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज स्टेबल, कौन सी ऐसी स्टेबल है? बताओ, जल्दी बोलो। वाओ, सेकंड। अब आपको पूछा स्टेबल क्यों, तो उसका रीजन सुनो। अभी आपने समझा, सबसे पहले एक बात देखो, हमने क्या पढ़ा इसको समझते हैं। हमने शुरू से अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा, इससे सवाल होगा। हमारा सवाल यहां से चालू हुआ था कि यार केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो हमारा सवाल हुआ था कि अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। क्या था बताओ? अट्रैक्शन बिटवीन टू। ये जब भी हम A T करके ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है? क्या था? अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी का नाम बॉन्डिंग है। फिर ये सवाल आया कि क्यों बनता है बॉन्ड, तो आंसर था स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनता है। फिर तीसरा सवाल है कि स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है, तो हमें ऐसा लगता था आज तक कि स्टेबिलिटी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करके। ऑक्टेट क्या होता है? तो हमने कहा यार ऑक्टेट का मतलब जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर शेल में। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ले लेगा, तो 8 हो जाएंगे। क्लोरीन के केस में अगर मान लो ये नहीं ले पा रहा, दे नहीं पा रहा इससे, तो इसके पास में शेयरिंग हो जाएगी, तो 8 हो जाएंगे। ठीक है? ये 8 हो गए, तो हमने लगा इससे स्टेबिलिटी आ जाती थी। तो हमने फिर डाउट पूछा कि स्टेबिलिटी कैसे आती थी 8 करने से। तो इनके पास तो सबके पास 8 होते हैं आउटर शेल में। अगर आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो इनका कॉन्फ़िगरेशन तो NH2NP6 होता था। अगर आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता था? NH2NP6 होता था। तो ये तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर इनका कंप्लीट कंप्लीट है तो फिर ये सब बॉन्ड क्यों बना रही है? दैट इज द क्वेश्चन, ये बॉन्ड क्यों बना रही है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी आ रही है, और कैसे आ रही है वो समझना था। तो थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि अगर कोई भी सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो स्टेबल, और एब्जॉर्ब करता है तो अनस्टेबल। ये दिमाग में बिठाओ जिसको नहीं समझ में आ रहा। क्या बोलो? कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कम स्टेबल, रिलीज करेगा तो स्टेबल। तो फिर समझ में आया कि ये बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनमें एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ठीक है? इसलिए स्टेबल है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहे हैं। तो अगला सवाल आया कि भाई एनर्जी रिलीज कैसे होती है। तो हमने कहा यार ये दो एटम, लेकिन बॉन्ड बनाते पहले ही समझते कि बॉन्ड बनता है, नोबल गैस भी बॉन्ड बनाती है। इसका पता कैसे चला? तो एक साइंटिस्ट था 1962 में, बार्टलेट। बार्टलेट ने क्या करा? PTF6 की रिएक्शन कराई O2 से, तो एक कंपाउंड बन गया। पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम,
F का मतलब होता है फ्लोरीन, दोनों को मिला के बोलते हैं PTF6, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। क्या नाम है इसका? प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। तो PTF6 की जब रिएक्शन इससे हुई तो ये कंपाउंड बन गया। क्लियर? जब ये कंपाउंड बना तो बार्टलेट को डाउट आया कि यार ये अगर बना सकता है तो ये भी बना सकता है, क्योंकि इसकी अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो 1175 है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो 1170 है, तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो इसमें से भी निकल सकता है, इसलिए उसने इससे रिएक्शन कराई डरते डरते और रिएक्शन हो गई। जब ये रिएक्शन हुई तो ये रिएक्शन होते ही जीनोन का यानी नोबल गैसों का एक पहला कंपाउंड बना जो ये कह रहा है कि ये बॉन्ड बना रही है। फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस था ये। ठीक है, इसका मतलब ये नोबल गैसें भी बॉन्ड बनाती हैं। तो इनको पहले बोला गया कि इनर्ट गैस थी, बाद में इन्हें इनर्ट की जगह नाम दिया नोबल गैस, यानी कि ऐसी गैस जो कम रिएक्टिव है, जो कम बॉन्ड बनाना पसंद करती हैं। क्लियर? अब जब बात आई कि यार बॉन्ड क्यों बनता है एटम्स के बीच में, तो मैंने समझाया कि दो एटम होते हैं, एटम एक है, एटम ये है। ठीक है, ये एटम और ये एटम के बीच में अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में दो फोर्स लगते हैं, एक रिपल्शन का फोर्स है और एक इन दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का। लेकिन साथ ही साथ इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर भी अट्रैक्शन है। तो जब इन दोनों पर अट्रैक्शन भी लग रहा है, रिपल्शन भी लग रहा है, फिर भी ये पास आ रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड बनाना चाहते हैं। बॉन्ड कैसे बनेगा? एनर्जी रिलीज करके, सिंपल फंडा है। तो जिस पॉइंट पर एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी उसी पॉइंट पर बॉन्ड बनना पसंद करेगा। तो हमने कहा कि यार ये दो एक ग्राफ के थ्रू समझाया, यहां पोटेंशियल एनर्जी लिया, यहां डिस्टेंस लिया, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस लेने के बाद ये जो ग्राफ है वो बनाया। उस ग्राफ में हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया है। अब हमने कहा डिस्टेंस अभी इनफाइनाइट इन दोनों एटम्स की, फिर ये पास आ रहे हैं इनफाइनाइट से। तो यार कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर ये पास आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकला? अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन से। दूसरा सवाल, पास आ रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे, बॉन्ड बनाने के लिए पास आ रहे होंगे। तो मैंने ऐसे ही जनरली हाइपोथेटिकली एक पॉइंट यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक बना दिया। इन तीनों पॉइंट को कंपेयर करके देखा तो क्या हुआ? इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कहां पर होगी सबसे ज्यादा एनर्जी? यहां पर। तो बॉन्ड भी बनना वहीं पे जाएगा। भाई आपको एक कंपनी में ऑफर मिला 1 करोड़ का, एक कंपनी आपको 10 करोड़ का ऑफर दे रही, कहां पसंद करेंगे आप? जहां ज्यादा मिल रहा है। नहीं पूछा, साइंटिस्ट का नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक हिंदी में बात बोलूंगा कि जितना कॉपी में लिखा है वो सब याद करना है। ठीक है, तो अगर साइंटिस्ट भी लिखा है तो याद करना है, मैंने लिखवाया है तो। ठीक है, क्लियर? अब फील आ रही है कुछ? तो यहां पर आपका क्या हुआ? इस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसका नाम होता है बॉन्ड एनर्जी। तो एनर्जी जब बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज होती है तो उसका नाम होता है बॉन्ड एनर्जी। देखो ये रिलीज हो रही है। डिस्टेंस जहां तक बॉन्ड बन रहा है वो क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ। इस पॉइंट से जैसे आप आगे आओगे तो अब क्या होगा? आगे आने पर वो रिपल्शन डोमिनेट करेगा, इसलिए अचानक से एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी इस पॉइंट से आप आगे नहीं जा सकते। क्लियर? अब दो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है उसका साइन नेगेटिव। तो ये देख सकते हो आप, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे साइन नेगेटिव ही आ रहे हैं ये। अगर आपके एब्सॉर्ब्ड हो रही है एनर्जी तो क्या है? पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव हो ही नहीं रही। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको थे कि अगर एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव साइन होता है और एब्सॉर्ब्ड होती है तो पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, अब यहां पर बताओ, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रही थी नहीं हो रही थी? ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो नेगेटिव साइन आया। इसका मतलब जब रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर आ लीजिए इसको, जो एनर्जी रिलीज हुई उसको वापस देंगे तो टूट जाएगा, टूट गया तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? बोलो, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर? अब सवाल यहां पर आने लगा कि यार अब क्वेश्चन बना कि यार स्टेबल कौन सी स्पीशीज है इसमें से बताओ। तो यहां पर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां बॉन्ड बन रहा है। सिचुएशन ये है कि यही ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां बॉन्ड बन रहा है, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि यहां बॉन्ड बन रहा है इसलिए एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये था जेईई एडवांस में कि ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। क्या था क्वेश्चन? ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की बात अगर अपन करें, आपसे पूछा है, जेईई एडवांस का सवाल है भाई, सब्जेक्टिव।
HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, मैं इनका, आप मुझे ऑर्डर बताओ, मैं इनका स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। स्ट्रक्चर हम बाद में बनाना सीखेंगे। अब बताओ मुझे फटाफट, जल्दी बोलो, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? ये भी अच्छा सवाल है। कोई मॉलिक्यूल को टेम्परेचर दें अगर, तो वो टूट जाएगा। कोई मॉलिक्यूल है, अगर हम उसे टेम्परेचर दें तो वो टूट जाएगा। अब अगर कोई जल्दी टूट रहा है तो इसका मतलब थर्मली कम स्टेबल है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझते हो आप? टेम्परेचर देना और टूट जाना। कोई टेम्परेचर देने पर जल्दी टूटा तो वो कम स्टेबल, कोई टेम्परेचर देने पर देर से टूटा तो वो ज्यादा स्टेबल। तो आप देख सकते हो इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। HClO, HClO2, HClO3, HClO4। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या निकला? HClO4 ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहां पर इन चारों को देखो, क्वेश्चन की फीलिंग देखो, महसूस करो अंदर से कि यार एग्जामिनर ने कैसे सवाल बनाए। चार ऑप्शन जब ये दिए तो उसमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें H2 बना, बॉन्ड कहीं नहीं बन रहा, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल। लेकिन अगले में सब में बॉन्ड बना दिए, तो अगले में सब में बॉन्ड बनाते तो दिमाग की बत्ती जल गई ना। ज्यादा बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी, खत्म। ज्यादा बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी, हाँ या ना? ज्यादा बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी, खत्म। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा। तो यार ये एक नया डाउट आया, तो उसी के बाद मुझे एक डाउट और आ रहा है कि ज्यादा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल। तो एक सवाल और मेरे मन में आता है सर, मैंने कहा यस सर, एक बात बताओ, NCl3 और NCl5 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा फिर? जो घर वाले बोल रहे हैं वही करें हर्ष आप, है? जो घर वाले बोले वही करें। NCl3, NCl5, जल्दी बताओ। अब सवाल ये उठ रहा है, नहीं नहीं आप देखो, रटे रटाए आंसर मत दीजिए। अगर आप लॉजिक से बात करें तो आपको डाउट समझ में आना चाहिए। डाउट ये समझ में आना चाहिए कि आपने यहां पर ये कहा कि भैया यहाँ बॉन्ड नहीं बन रहा, सिर्फ इसमें बन रहा है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। यहां चारों में देखो तो सबसे ज्यादा बॉन्ड यहां बन रहे तो ये स्टेबल है। फील लेने की पड़ेगी, फील, है ना? अब जब आपने कहा उधर वाले क्वेश्चन में कि ज्यादा बॉन्ड होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस कंडीशन में फिर यहां भी तो ज्यादा बॉन्ड होने चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपने जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया वो तो लग ही नहीं रहा यहाँ पे कि ज्यादा बॉन्ड तो ज्यादा स्टेबल। कहां लगा है ज्यादा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, कहां लगा कॉन्सेप्ट? नहीं नहीं, लॉजिक से चलना पड़ेगा, ऐसे रटे रटाए आंसर मत दिया करो यार। एक तो पता है, पता नहीं क्या आदत है तुम्हारी, सीखना ही नहीं चाहते कुछ भी। तुम्हें कॉन्सेप्चुअल डाउट है कि नहीं है कि पिछला वाला लॉजिक अगर लगा रहे तो यहाँ लॉजिक नहीं लग रहा, वो कंसेप्चुअल डाउट होना चाहिए ना। पिछला वाला क्या नहीं लगा यहाँ पे, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी। सिमेट्रिकल होता है दर्शन, अपनी सिमेट्री को सही कर, आईटी के साथ सिमेट्रिकल होता है। मैं कर रहा हूं ना बात, फालतू की बातें मत किया कर क्लास में। हाय दर्शन, थोड़ा और सोचो। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये वाला फंडा क्यों नहीं लगा कि यार ज्यादा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल। देखो अगर मैं NCl3 की बात करता हूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो सेंट्रल एटम का। ये होता है इसका। अब जब आप इसके बाद अगला शेल देखोगे तो वो 3s होगा। अगला आप देखोगे तो क्या होगा? 3s। तो 1s2, 2s2, 2p3, और उसके बाद अगला 3s आएगा। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने के लिए उसके बाद जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। दोबारा बोलो, कॉन्सेप्ट क्या है?
जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही बॉन्ड्स फॉर्म करता है। दोबारा बोलो, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। या कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तीन, तीन बॉन्ड बना सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट ना हो तो वो एक्साइटेशन में जाता है। दोबारा से बोलो, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो तो एक्साइटेशन में जाता है, और एक्साइटेशन जो होगा हमेशा वो अपने ही शेल में होगा। एक्साइटेशन का मतलब समझो, जैसे आपका एक घर है, घर मतलब शेल, मैंने पहले भी बताया था। आप अपने घर के कमरे में पढ़ रहे हो, एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो मस्ती से, बढ़िया एकदम बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली। आपकी मर्जी हुई कि अब मैं बोर हो गया थोड़ा सा, आई नीड सम रिफ्रेशमेंट, और आपकी इच्छा है दूसरे कमरे में जाके पढ़ने की। क्या आपको कोई रोकेगा अपने घर में दूसरे कमरे में जाने से? जल्दी बताओ, क्या आपको कोई अपने घर में रोकेगा दूसरे कमरे में जाने से? नहीं रोकेगा, इजी गोइंग चलेगा, तो एक्साइटेशन आसानी से हो गया अपने घर में। लेकिन आप अपने घर में पढ़ रहे थे, आपका मन नहीं किया, चलो एक काम करते हैं हम तो, आज मूड नहीं हो रहा पढ़ने का, अब थोड़ी देर रिफ्रेशमेंट, अब मैं जाके पड़ोसी के घर में पढ़ लेता हूँ जाके। सोचो, पड़ोसी के घर में जाके पढ़ सकते हो क्या? क्या पड़ोसी के घर में जाके पढ़ सकते हो क्या? क्या पड़ोसी के घर में जाके पढ़ सकते हो क्या लल्ला? नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ेगी। स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, आपसे यहाँ थोड़ा पढ़ सकता हूँ क्या? तब अगर वो अलाउ करता है तो जा सकते हैं, यानी कि यू नीड एक्स्ट्रा परमिशन। तो दिमाग की बत्ती जलाओ। यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 5 बॉन्ड बनाना चाहते हो तो यहां से यहां ले जाओगे आप, तो एक शेल से दूसरे शेल में जब जाएंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर सिस्टम एनर्जी रिक्वायर्ड करने लग जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है। क्या बोला, जल्दी बताओ। अगर बोलो, अगर एक शेल से दूसरे शेल इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम हो जाती है, इसलिए सॉरी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सिस्टम एनर्जी को रिक्वायर्ड करने लगेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट 2D ऑर्बिट। ये लाइन का असली मीनिंग आपके दिल और दिमाग में उतरना चाहिए कि असली मीनिंग क्या है। क्या? डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, बोलो, वैकेंट 2D ऑर्बिटल। अगर 2D ऑर्बिटल होता तो वो यहां ही आता उसी शेल में, और अगर वो इसी शेल में आता तो एक्साइटेशन हो जाता, एक्साइटेशन होता तो मॉलिक्यूल बन जाता। फील आई कुछ? यानी कि आपने क्वेश्चन कहां से किया, कहां से किया कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी तो ही स्टेबल होगा, अगर उसमें एब्जॉर्ब होने लग गई तो वो स्टेबल नहीं होगा और बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बनाता 5। आई होप अब फील आ रही है आपको। अब इसी लॉजिक से चले, देखो अब सेम लॉजिक से चल रहे हैं ये, ज्यादा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, लेकिन यहां आए तो ज्यादा बॉन्ड स्टेबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं। रीजन बीइंग, क्योंकि ये एक्साइटेशन नहीं करेगा। रीजन बीइंग कि अगर इसका बनाना होगा तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट आएगी बनने के लिए, और अगर रिक्वायरमेंट आती है तो स्टेबल नहीं होता सिस्टम, और अगर सिस्टम स्टेबल ही नहीं होगा तो बनाएगा ही क्यों? फील ले रहे हो? अरे फील आ रही नहीं आ रही है? अब मुझे बताओ PCl3 और PCl5 बनेगा क्या? आलोक बेटा, कार्बन है ना सेकंड शेल में ही तो एक्साइट कर रहा है ना, 2s और 2p, तो इसका मतलब 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, तो सेम शेल है।
है ना। इतना भी बिल्कुल मत बनो वालो कि मुंह के अंदर ठूस के कोई खाना दे, है ना बेटा, मैं कर रहा हूं ना बात। इतना अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसमें, कार्बन कैसे बनेगा, अरे कार्बन में सेकंड है 2s2p में तो एक्साइटेशन होगा, 4 बॉन्ड बना लेगा आसानी से। अब इधर बताओ, बोलो। अब मैं अगर फास्फोरस की बात करूं तो 3s2 3p3 है, दिमाग की बत्ती जलाना। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। यार ये कौन से नमूने आ जाते हैं, मुदासिर चुपचाप बैठ जाना, सिखा रहा हूं तो सीख लो। पेट में दर्द क्यों हो रहा है तुम्हारे, शांति काट अभी, चुप बैठ बिल्कुल। शर्म नहीं आ रही, ड्रॉपर बैच में साले कुछ भी लिखे जा रहे हैं, टाइपिस्ट बनने आए क्या, मैं कर रहा हूं ना बात। मुदासिर बेटा अभी आपका डाउट भी क्लियर होगा, है ना, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ओनली। अपन सिस्टमेटिक चल रहे हैं ना बेटा, उसके बाद क्लोरीन आएगा ना, नाइट्रोजन फिर फास्फोरस फिर क्लोरीन, ठीक है, प्लीज हैव पेशेंस। आगे बढ़े। मैं कक्षा में होने वाले किसी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना ले, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक, अब इधर बताओ, 5 बॉन्ड करने होंगे तो इसके बाद तो 3D भी आता है, 4s भी आता है, तो डी खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा। हमने एक्साइटेशन के लिए क्या कहा था, सेम शेल में हो जाता है। एक्साइटेशन के लिए क्या कहा था जल्दी बताओ, सेम शेल में हो जाता है, तो ये एक्साइट कर लेगा क्या, यहां से एक्साइट कर लेगा। कितने बॉन्ड बने ये, 3 4 और 5, दोबारा बोलो, जल्दी बोलो। 5 बना सकता है क्योंकि यहाँ 3D ऑर्बिटल है, बोलो क्या लिख सकते हैं, एग्जिस्ट ड्यू टू, बोलो, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3D ऑर्बिटल। सवाल ये समझना है कि 3D ऑर्बिटल इसी शेल का था, इसलिए इसमें एक्साइटेशन हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। जिन जिन को समझ में आ गया ट्रू बोलो फटाफट, यस 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 यस, जल्दी 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 यस बोलना है, इमीडिएटली। लेकिन भाई हमको समझ में नहीं आया, बताइए क्या, हमको कुछ नहीं समझ में आया, ध्यान सुनिएगा, पलटा रहे हैं जेई एडवांस। हमें समझ में नहीं आया कि क्यों बनेगा, क्यों, क्योंकि सर जब आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था तो आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते समय ये बताया था कि n+l रूल होता है एक, और उसमें जब आपने पढ़ाया था तो 3D और 4s की बात पढ़ाई थी। आपने पढ़ाया था 3D + 2 5 होगा और 4 + s0 4 होगा, तो आप देख सकते हैं ये 5 + 4 में अगर एनर्जी की बात होगी तो 3D की ज्यादा होगी। अब थोड़ा सा लॉजिक की बात कर रहे हैं हम, लॉजिक की बात देखो, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, और क्यों इस बॉन्ड फॉर्मेशन के नाम पे हमको बुड़बक बना रहे हैं, क्या बोला उसने, कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं और क्यों इस बॉन्ड फॉर्मेशन के नाम पर हमें, इधर दिमाग लगाते हैं। क्या बोल दिया मैंने, मैंने ये कहा कि 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा है, ये क्लियर है कि नहीं है n+l से। अब अगर मैं ये कहूं कि यहां 3D नहीं होता तो आप 3p से कहां एक्साइट करते, 4s में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4s में जाएगा मतलब शेल बदल गया, शेल बदला नहीं बदला, अगर शेल बदल गया तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो क्लियर है। तो आपने मुझे लॉजिक दिया कि सर ये 3D है और इस 3D में एक्साइटेशन हो जाएगा, लेकिन बात हमने 3D 4s की बात नहीं की थी, बात की थी एनर्जी की। अगर इस 3s से इलेक्ट्रॉन 4s में ले जाते हैं, उसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए इसलिए मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, तो 3D की एनर्जी तो 4s से भी ज्यादा है,
3D की एनर्जी तो 4s से भी ज्यादा है। 3D की एनर्जी तो 4s से भी ज्यादा है। 3D की एनर्जी अगर 4s से भी ज्यादा है तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति हो गई। 3D की एनर्जी अगर 4s से भी ज्यादा है तो 3D में इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो तो 4s से भी ज्यादा होगी। और अगर 4s से भी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 4s में भी ले जाते हैं तो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि शेल डिफरेंट है। और अगर शेल डिफरेंट है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो 3D की तो उससे भी ज्यादा है, और 3D में अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा। तो PCl5 तो बनना ही नहीं चाहिए, आप जो लॉजिक बता रहे हो, जो आप लॉजिक बता रहे हो उससे तो ये बनना ही नहीं चाहिए। आप शायद नहीं समझ में, फील नहीं आई शायद इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन की फील ही नहीं आई। बहुत कंफ्यूजन पैदा करने के लिए तो किया है कंफ्यूजन। समीर लिख रहा है अबे तो IIT एडवांस कर रहे हो, हलवा खिला दे तुमको गाजर के अंदर मुंह पूरा काजू बादाम डाल के, कहा समझे बच्चा पास हो जाएगा जेई एडवांस में? कहा समझे थे हलवा खा लेंगे जेई एडवांस का एडमिशन ले लेते हैं, जाके बैठ जाएंगे IT कॉलेज के अंदर। कंफ्यूजन हो गया है, कंफ्यूजन करना था ना बेटा, जेई एडवांस पढ़ रहे हो ना। हमने क्या बोला था, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। क्या बोला था, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। क्या बोला था, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। सिलेक्शन नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए। क्या बोला था, बोलो। सेटिस्फेक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए। यस यही तो डाउट है। खुशबू कह रही है कि वाई फिर PCl5 फॉर्म। अरे मैंने यही तो पूछा है कि यस वाई फिर PCl5, कॉस्ट तो पूछ रहा, सॉरी खुशबू नहीं थी। वाई PCl5 फॉर्म, यही तो डाउट है, क्यों बन रहा भाई? लॉजिकली तो नहीं बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो यही कह रहा है। आपने जो समझाया उस हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनता तो है। लेकिन बनता तो है। अब इसका लॉजिक मैं समझाता हूं, सुनो। ये जो N+L रूल है ना, क्या बोला जल्दी बताओ। ये N+L रूल जो है, नोट करके लिखना। और ये मैंने पहले भी लिखवाया था। N+L रूल जो है, N+L रूल एप्लीकेबल बिफोर filling of electrons, after filling of electron, बोलो। after filling of electron, energy of orbital decided by after filling of electron, energy of orbital decided by, बोलो, n। यानी कि जब आप फास्फोरस में लिख रहे हो तो एटम है, वो एटम है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिख चुके हो, लिखने के बाद एटम बन चुका है, बनने के बाद अब एनर्जी डिसाइड होगी n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर आप देखो तो 4s हायर है, इसलिए 4s की एनर्जी ज्यादा है, 3D की कम है, और 3D थर्ड शेल का पार्ट है। तो थर्ड शेल यानी एक शेल में एक्साइटेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं आती है।
ये एक ही शेल का पार्ट है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन भर चुका है, एटम बन चुका है, तो ये एक ही शेल है और एक ही शेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं चाहिए। दोबारा बोलो, एक ही शेल है और एक ही शेल में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है हर्ष बेटा, ऐसे अगर तुम बार बार इस तरह के डाउट पूछोगे तो मुझे लग रहा है मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट कि मैं आपके डाउट का बस जवाब देता रहूँ बैठ करके, ये है ना। ये कोई तरीका है तुम्हारा? पर्सनलाइज क्यों हो रहे हो आप इतने? आपकी मर्जी हो जो लो, आई एम नॉट सजेस्टिंग। मैं कैसे दूसरे इंस्टीट्यूट की सजेस्ट कर सकता हूँ आपको? नहीं समझा मेरी बात? सब अच्छी होती है, आपकी मर्जी हो जो लो, पॉइंट को समझे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छा सवाल, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बस मुझे तो आंसर दे दो आप इसका बस। मतलब आपने फीस इसीलिए दी है कि मैं यहाँ पर बैठ के आपके इन सवालों के जवाब दे दूं। मैं कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं प्लीज ये बता। अरे ये पढ़ा रहा हूँ, इसको लेना जरूरत ही नहीं पड़ेगी टेस्ट सीरीज की, सारे सवाल यूं ही बन जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गए तो। पॉइंट को समझे बेटा हर्ष? यार आप है ना मेरी क्लास में जब मैं बोलता हूँ तो आप उसे गलत ले जाते हो। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे तो डांट देते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे क्या हो रहा है ना। लेकिन बेटा मैं मजाक मस्ती में बोलता रहता हूँ, ठीक है, समझ रहे बात को? प्लीज इसको रखा करो। ये देखो जैसे पूजा ने लिख दिया काम डाउन, नहीं ये मस्ती मजाक ये करना जरूरी है। उससे फायदा क्या होता है, जैसे हर्ष को मैंने बोला तो अब समझ में आ गया सब बच्चों को कि इस तरह के डाउट ना पूछे यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट चल रहा है इतना इंपॉर्टेंट। ये सब बातें आखिरी में बोल सकते हैं हम। आपके जो भी पर्सनल ऐसे डाउट होते हैं वो क्लास के लास्ट के 5 मिनट में रखें आप, है ना, ताकि हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो और मजे से चलती रहे और मुझे भी ऐसा लगे कि यार मस्त है पढ़ाई। हर्ष आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी है वो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया कि क्यों होगा ऐसा? बोलो। हाँ वेरी गुड। तो मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो, इसीलिए मैंने बोला है क्या, कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल के उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से पढ़कर आना है। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं। अब इसको पढ़कर आना और डाउट जो है वो अगली क्लास में पूछना। ठीक है ना, बाय।